आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया जो है अर्थव्यवस्था का जड़ है। अगर आपको आर्थिक क्रिया ही समझ में नहीं आती है तो आप इकोनॉमिक्स को ही समझ नहीं सकते। इसलिए जो ये 0 पॉइंट है अर्थव्यवस्था का, ये इकोनॉमिक्स समझने का ये 0 पॉइंट है। अगर आप इकोनॉमिक्स को समझना है तो शुरुआत आपको आर्थिक क्रिया को समझने से ही करनी होगी। तो आज हम लोग आर्थिक क्रिया को समझते हैं। देखिए पूरा इकोनॉमिक्स जो है दो ही चीजों के बीच उलझा हुआ है। एक है असीमित आवश्यकता, असीमित आवश्यकता, आवश्यकता यानी हमारी जरूरत, और साधन सीमित है, सीमित साधन, सीमित साधन। इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच जो पूरा इकोनॉमिक्स जो उलझा हुआ है इसी पर बेस है। अगर जिस दिन आवश्यकता जो मनुष्य की सीमित होगी उस दिन इकोनॉमिक्स को कोई नहीं पूछेगा, उस दिन इकोनॉमिक्स का सब रूल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो यही दोनों पर आधारित है कि हमारी जरूरत अनंत है, असीमित है। असीमित का जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारी जरूरत जो है असीमित है, जिसका कोई अंत नहीं है। आज हम कार खरीदना चाहते हैं तो कल कोई और दूसरी कार खरीदना चाहते हैं। मान लीजिए आज हमको मन हुआ कि BMW कार खरीदेंगे, कल सोचेंगे कि स्कॉर्पियो खरीदेंगे, परसों सोचेंगे कि सीधे लंबोर्गिनी ही खरीद लेते हैं। तो हमारे जो ये जरूरत जो बदलती रहती है, ये निश्चित नहीं है। तो यही कारण है कि लेकिन साधन हमारे पास क्या है, सीमित है। गाड़ी खरीदने का साधन क्या है, पैसा। अब पैसा मान लीजिए हमारे पास 10 लाख है तो हम 10 लाख के अनुसार ही जो खरीदेंगे। शौक भले ही हम कितने भी रख ले, हमारी जरूरत भले ही लंबोर्गिनी खरीदने की, लेकिन रुपया हमारे पास 10 लाख ही, 10 लाख में लंबोर्गिनी नहीं आती है। तो इसलिए जो वहां पर हम लंबोर्गिनी नहीं खरीद सकते। मतलब जरूरत है तो हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। तो पूर्ति हमें कहाँ से करनी है, तो सीमित साधन से। तो इसी सीमित साधन से जो है हमें असीमित आवश्यकता की पूर्ति करती होनी होती है। तो यही जो सीमित असीमित आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो सीमित साधन का जो हम उपयोग करते हैं वही पूरी क्रिया जो है आर्थिक क्रिया कहलाती है। तो बोल सकते हैं कि वैसी क्रिया जिसमें हम असीमित आवश्यकता की पूर्ति जो है सीमित साधन के उपयोग से करते हैं तो वही क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। या बोल सकते हैं कि असीमित आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित साधन का उपयोग ही आर्थिक क्रिया कहलाता है। ये हो गई परिभाषा और आर्थिक क्रिया की। अब इसके प्रकार को देखते हैं। तो इसके 4 प्रकार हैं। पहला है उपभोग, फिर है उत्पादन, फिर है विनिमय, उसके बाद है निवेश। ये 4 टाइप के आर्थिक क्रिया होते हैं। तो पहले में क्या है कि उपभोग, हम वस्तु के सेवा का जो भी उपयोग करते हैं या वस्तु की उपयोगिता का हम उपयोग करते हैं वही उपभोग कहलाता है। तो उपभोग की हम परिभाषा बोल सकते हैं कि वैसी आर्थिक क्रिया जिसमें हम वस्तु या सेवा की उपयोगिता का उपयोग करते हैं वही उपभोग कहलाता है। जैसे हो गया खाना खाना। तो खाना खाने की जो भी उपयोगिता है, उपयोगिता मतलब उसका जो लाभ है। अगर मान लीजिए कि हमें कोई भोजन दिया जाए सड़ा गला तो वो हम नहीं खाएंगे, क्योंकि सड़े गले भोजन की कोई उपयोगिता ही नहीं होती, उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए वस्तु की उपयोगिता जानना जरूरी है उपभोग की परिभाषा में। तो यहाँ पर जो भोजन बनाना, कपड़ा पहनना, ये सब जो उपभोग की गिनती में आता है कि जिसको हम ग्रहण करते हैं अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए, लेकिन इससे हमें कोई पैसे नहीं मिलते हैं, आय प्राप्त हमें नहीं होता है। इसलिए एक चीज उपभोग से हमें स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक क्रिया में जो है जरूरी नहीं है कि पैसे प्राप्त हो, या ये जरूरी नहीं कि हम उसी काम को आर्थिक क्रिया कहें जिससे हमें पैसे मिलते हैं। भोजन से पैसे नहीं मिलते हैं, भोजन करने से पैसे नहीं मिलते हैं, कपड़े पहनने से हमें पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन ये दोनों जो काम आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया करते हैं, क्योंकि ये हमारी जरूरत है। कपड़ा पहनना हमारी जरूरत है, खाना खाना हमारी जरूरत है। तो उसके बाद है उत्पादन। उत्पादन में क्या होता है, किसी बेकार वस्तु की मूल्य को बढ़ा दिया जाता है। उत्पादन के माध्यम से हम किसी भी बेकार वस्तु की उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं। वो कैसे, मान लीजिए कोई लकड़ी है, उसे कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन उसी लकड़ी का अगर कुर्सी बना दिया जाए तो उसे ढेर लोग खरीदने लगेंगे, मांग बढ़ जाएगी उस लकड़ी की। तो वहां पर जो है हमने कीमत बढ़ा दी, क्योंकि उस लकड़ी को कोई नहीं पूछ रहा था, इसका मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन जब लकड़ी से हमने कुर्सी बनाई तो इसकी मांग बढ़ी, इसका मतलब इसकी कीमत बढ़ चुकी है। तो उत्पादन के माध्यम से जो हम किसी भी वस्तु या सेवा के मूल्य को बढ़ा सकते हैं। तो इसकी परिभाषा हम बोल सकते हैं कि वैसी आर्थिक क्रिया जिसमें वस्तु की सेवा की उपयोगिता का मूल्य जो है हम
बढ़ा सकते हैं, वह आर्थिक क्रिया उत्पादन कहलाते हैं। उसके बाद आता है विनिमय। इसमें लेन देन का काम आता है कि वैसी आर्थिक क्रिया जिसमें वस्तु या सेवा की खरीद बिक्री की जाती है, लेन देन किया जाता है, उसे जो है विनिमय कहते हैं। अर्थात जो एक्सचेंज करते हैं, मान लीजिए दुकान में जो हम लेन देन करते हैं कि पैसा देते हैं तो सामान मिलता है, रुपया देते हैं तो कोई भी चीज हम खरीद सकते हैं आसानी से, तो इसका मतलब हम विनिमय कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो वो जो आर्थिक क्रिया विनिमय में आती है। और इस विनिमय को ही जो कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। विनिमय का दूसरा नाम है कीमत निर्धारण। लेन देन जो हम बिना कीमत निर्धारण नहीं कर सकते, बिना कीमत निर्धारण के हम किसी से लेन देन नहीं कर सकते, इसलिए लेन देन करने के लिए एक वस्तु की कीमत होना जरूरी है। तो इसीलिए इसको विनिमय को कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। और ये कीमत निर्धारण दो टाइप में होता है, एक होता है वस्तु कीमत निर्धारण और एक होता है साधन कीमत निर्धारण। तो वस्तु कीमत निर्धारण में जो वस्तु की कीमत ही निर्धारित कर दी जाती है, और साधन कीमत निर्धारण में जो इसमें वस्तु की कीमत निर्धारित नहीं होती बल्कि साधन की कीमत की जो है कीमत निर्धारित होती। तो जिस विनिमय में जो सीधे जो वस्तु की कीमत निर्धारित कर दी जाती है वह वस्तु कीमत निर्धारण कहलाता है। और जिस विनिमय में वस्तु की कीमत नहीं बल्कि वस्तु की कीमत के उत्पादन वाला जो साधन है, उसमें अगर उस साधन की कीमत को निर्धारित किया जाता है तो वह साधन कीमत निर्धारण कहलाता है। जैसे हो गया कच्चा माल किसी भी चीज का। अब मान लीजिए कि रोटी बनाने के लिए हमको गेहूं चाहिए, तो रोटी तो हो गया हमारा मूल वस्तु जो हमारी जरूरत है। गेहूं किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि गेहूं हमारी जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारी जरूरत है रोटी, और रोटी बनती किससे है? गेहूं से बनती है, इसलिए गेहूं हमारी जरूरत बन जाती है। अन्यथा प्राथमिकता हमारी क्या होती है कि रोटी, तो इसलिए जो गेहूं बन जाएगा साधन, रोटी बन जाएगा वस्तु। तो गेहूं का भी कुछ कीमत होता है और रोटी का भी कुछ कीमत होता है, तो रोटी की कीमत निर्धारण करेंगे तो वो वस्तु कीमत निर्धारण में आ जाएगा, और अगर गेहूं का कीमत निर्धारण करें तो वो साधन कीमत निर्धारण में आ जाएगा। इस तरह से आप समझ गए विनिमय को। अब है निवेश, तो निवेश को भी समझ लीजिए। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, कि जैसे बहुत सारे आज ट्रेडिंग ऐप चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स, बहुत सारे ग्रोथ ऐप हैं, तो इस सब पर कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आज इन्वेस्ट करेंगे तो भविष्य में फायदा दिखेगा। तो ये भी आर्थिक क्रिया में आता है कि निवेश जो वैसी आर्थिक क्रिया है जिसमें भविष्य में पूंजी का, भविष्य में वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए जो वर्तमान में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में वस्तुओं का उत्पादन, वैसी कौन सी वस्तु? पूंजीगत वस्तु। क्योंकि अगर वस्तुगत कोई भी वस्तु हो जाए, जैसे वस्तुगत वस्तु अर्थात हम मान लीजिए भविष्य में देख रहे हैं कि आलू का संकट होने वाला है, तो हम सोचेंगे अभी से जमा करके रखते हैं। अभी से अगर हम आलू को रख दें भविष्य के लिए तो वो सड़ जाएगी, तो उसकी कोई उपयोगिता, हम भविष्य में उपयोग उसका नहीं कर सकते। लेकिन पूंजीगत अगर हम ढेर पैसा हमारे पास रहेगा तो हम भविष्य में कम आलू गिरेगा तो हम ज्यादा पैसा देकर खरीद सकते हैं। इसलिए हम जो ध्यान किस पर देंगे? भविष्य के लिए पैसों पर। तो पैसा जो हम जमा करते हैं भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, वही हो जाता है पूंजीगत वस्तु। तो वो जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वही कहलाता है निवेश, कि भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वर्तमान में पूंजीगत वस्तु का जो हम उत्पादन करते हैं वही आर्थिक क्रिया निवेश कहलाती है। तो ये 4 प्रकार का आर्थिक क्रिया होगा। और आर्थिक क्रिया क्या है इसकी परिभाषा भी हम बता चुके हैं, तो आप आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हो और एग्जाम में जो आप बेहिचक लिख सकते हैं।